हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्या, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी हमें, और इसके क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होंगे, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे क्या पड़ने वाला है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कल यूनियन कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन की मंजूरी दे दी। अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम क्या होगा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उनके लिए कॉमन प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराए। सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए कॉमन प्रीलिम्स का एग्जाम जो कंडक्ट कराएगी वो आपका एनआरए संस्था ही कराएगी। अब इसमें यह ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ सेंट्रल के लिए है, स्टेट गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज थी वो एज इट इज चलती रहेंगी, उनमें इसका एनआरए का कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। अब बात आती है एनआरए जैसी संस्था को बनाने की जरूरत क्या पड़ी हमें। तो दोस्तों, हम सभी यहाँ पर देखें कि 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। अपने आप में देखिए कि 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए एक ही टाइम पे अगर 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज अपनी अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को चला रही हैं, तो आप ये देखिए कि डाटा रिडंडेंसी कितनी ज्यादा है। सेम एस्पेरेंट ने अगर 20 जगह पर अप्लाई किया है तो कितना सेम डाटा कितनी जगह पर कलेक्शन हो रखा है। और दूसरी तरफ अगर आप एस्पेरेंट की तरफ से भी देखें तो एक ही एस्पेरेंट ने अगर उसकी पीछे फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और अगर उसको 20 जगह जॉब के लिए अप्लाई करना है, 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज के अलग अलग प्रोसेस को फॉलो करना होगा, तो उसके लिए कितना कॉस्टली पड़ने वाला है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काफी समय से मांग चल रही थी कि एनआरए जैसी एक संस्था बनाई जाए जो एक कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जाम को कंडक्ट करे। लेकिन ये काफी समय से टल रहा था और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कल जाके इसे मंजूरी दे दी है। आप अगर डाटा देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 1,25,000 वैकेंसीज निकलती हैं, लेकिन इसके लिए जो एप्लीकेशन आते हैं वो ये देखिए यहाँ पर 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के करीब एस्पेरेंट उसमें जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा डाटा हो जाता होगा और इससे रिसोर्सेज का कितना ज्यादा वेस्टफुल होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही एनआरए का गठन किया गया है। दोस्तों, अब एनआरए जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा उसका नाम क्या है, वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी। अब इसको एक बार समझ लेते हैं आखिर ये पूरा होने क्या वाला है। मान के चलिए 20 वैकेंसीज हैं जॉब के लिए। अब आप इसके लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपीयर होना पड़ेगा। इसके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं या फिर जो एक क्राइटेरिया होगा उसको फुलफिल करना होगा, और उसके बाद ही आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जैसे यूपीएससी में पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो आप मेंस के लिए जब भी एलिजिबल होते हैं जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो इसको आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि ये प्रीलिम्स एग्जाम हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स हैं उनका एक प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया ये सीईटी। अगर आप पहले इसे क्लियर करेंगे फिर आप उनके मेंस के एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। तो अब सीईटी में जो आपको स्कोर मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे सीईटी का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं जो वैकेंसीज हैं उनके लिए रेस्पेक्टिव एजेंसी के तहत। यानी कि अगर आपने सीईटी क्वालिफाई नहीं किया हुआ है या सीईटी का आपका स्कोर नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि पहले आपको सीईटी का एग्जाम निकालना होगा, फिर आप जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनके फॉर्म्स को फिल करेंगे। इसका कुछ क्राइटेरिया होगा, वो बाद में डिटेल्स के साथ में आपके सामने आ जाएगा। अब ये है क्या, अब क्वेश्चन आता है कि एनआरए जो बनाया है क्या वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑल गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं क्या उन्हीं को कंडक्ट कराएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी शुरुआत है तो काफी टेस्टिंग फेज में है। तो सीईटी सिर्फ बी और सी ग्रुप की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं उन्हीं के ही एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। और जैसा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि 20 से ज्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, लेकिन अभी सभी को इसमें नहीं कंसीडर किया गया है। अभी सिर्फ 3 रिक्रूटमेंट एजेंसीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। उसमें एक है एसएससी और उसमें दूसरा है आरआरबी और तीसरा है आईबीपीएस। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फुटप्रिंट्स हैं ये इसी में ही कंसीडर हो जाएंगे। तो इन्हीं 3 को ही कंसीडर किया गया है जो एनआरए है, जो इन्हीं 3 एजेंसीज का अभी एग्जाम कंडक्ट कराएगा।
अब बाद में इसके अंदर में काफी सारे और एग्जाम्स को इसके अंडर लाया जा सकता है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। अभी शुरू में हम टेस्टिंग फेज में सिर्फ 3 ही एजेंसी को ला रहे हैं एनआरए के अंडर में, आगे जाके और भी इसका स्कोप बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एनआरए के अंदर में एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी का भी रिप्रेजेंटेशन पूरा ही मिलेगा। अब एनआरए 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी 3 लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराएगी, एक ग्रेजुएट लेवल के लोगों के लिए, एक हायर एजुकेशन यानी कि 12th पास लोगों के लिए, एक 10th पास लोगों के लिए। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लेवल 3 लेवल इसमें डिसाइड किए गए हैं, ग्रेजुएट, एक 12th और एक 10th। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि एनआरए आने के बाद में क्या आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी जैसी जो संस्थाएं हैं वो नहीं रहेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सभी संस्थाएं एज इट इज जो अभी भी काम कर रही हैं वो अभी भी आगे भी करती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीईटी एक जो स्कोर जो होगा वो स्क्रीनिंग के लेवल पे यूज होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि सीईटी का जो एग्जाम है वो एनआरए कंडक्ट कराएगा और उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज का एग्जाम होगा वो रेस्पेक्टिव एजेंसीज ही कराएंगी। मान लीजिए किसी बच्चे ने या एस्पिरेंट ने बैंकिंग के लिए एग्जाम दिया है तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो एनआरए करा लेगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करा लेगी, लेकिन जो बैंकिंग का नेक्स्ट लेवल का एग्जाम होगा जिसको मेंस बोलिए या टीयर्स में डिसाइड कर लीजिए, टीयर 2, टीयर 3, जिसको स्पेशलाइज्ड एग्जाम बोला जाएगा, वो आईबीपीएस ही कराएगा। तो इसको आप क्लियरली समझ लीजिए कि जो नेक्स्ट स्टेज होगा वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज कराएंगी। अगर वो रेलवे का एग्जाम है तो आरआरबी कराएगा, अगर एसएससी का एग्जाम है तो एसएससी कराएगा, अगर बैंकिंग का एग्जाम है तो आईबीपीएस कराएगा। एनआरए का काम सिंपल सा सिर्फ यही है कि वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा जिसमें मैक्सिमम लोगों को, इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि एलिमिनेट करेगा कि जो सिर्फ डिजर्विंग कैंडिडेट हैं वही फर्दर स्टेज के लिए अप्लाई कर सके रिस्पेक्टिव एजेंसीज के पास में। और आपको ये बता दूं मैं कि जो करिकुलम होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा वो सभी के लिए, उसका जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। अब इसमें 2-3 चीजें खास बात ये है कि एग्जामिनेशन जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सबसे ज्यादा फोकस इस बार किया है कि एग्जामिनेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है इस जो स्कीम है उसका, क्योंकि ये मैक्सिमम आउटरीच प्रोग्राम की तरह भी इसे देखा जा सकता है कि एग्जामिनेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात है कि जो नीति आयोग के 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, और अगर आपको फिर भी चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बना सकता हूं कि 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, नीति आयोग इसमें क्या कंडक्ट कर रहा है और क्या अप्रोच लेके चल रहा है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि 117 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा कि वहां पर एग्जामिनेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए। और जो एग्जामिनेशन का जो मोड होगा वो ऑनलाइन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है काफी एग्रेसिवली ऑनलाइन चीजों के लिए मूव कर रही है। डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत काफी ज्यादा चीजों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए सारे के सारे जो एग्जाम आने वाले टाइम पे होने वाले हैं वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे। अब इसका फायदा क्या है एनआरए का? इसमें फायदा आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये पुअर कैंडिडेट्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मान के चलिए अगर 20 एग्जाम अगर फिल करने हैं एक ही कैंडिडेट को तो उसके लिए कितना बर्डन है, और अगर वो स्पेशली अगर पुअर बैकग्राउंड से है, उसको फाइनेंशियली वीक है, तो उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल होगा कि वो 20 के 20 एजेंसीज के लिए अलग अलग प्रोसेस को फॉर्म के फिल करे, प्लस में वहां का एग्जाम देने जाए, वहां के सेंटर पे जाए, उसका खर्चा, प्लस में फिर आगे के फर्दर चीजों के लिए खर्चा, तो कितना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसका एक और चीज इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा होने वाला है वो है वुमेन और रूरल कैंडिडेट के ऊपर में। वुमेन का आप ये ऐसे समझिए कि मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि सेंटर कहीं बाहर पड़ने के कारण में लड़कियों को, औरतों को एग्जाम देने जाने के लिए रोक दिया जाता है, या वो खुद से ही नहीं देना चाहती क्योंकि वो सेंटर काफी दूर होता है। तो एक सबसे, अगर आप सोचिए हर डिस्ट्रिक्ट में एग्जामिनेशन सेंटर होगा तो वुमेन जो जो पर्सपेक्टिव है कि उन्हें हमें मेन स्ट्रीम में लाना है, उसको कितना हेल्प मिलने वाला है। और दूसरा रूरल एरिया, आप सोचिए आप एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए उनके पास ही जा रहे हैं कि हम आपके पास आ रहे हैं, आप फिल करिए और मेन स्ट्रीम में आइए। तो काफी ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है पुअर कैंडिडेट्स को, वुमेन को, और रूरल जो एस्पायरेंट्स हो उनको भी। और देखिए इसमें इन्होंने बताया कि एग्जामिनेशन फी, ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग एंड अदर थिंग्स में उनका कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है।
हर एक एस्पिरेंट का उससे काफी ज्यादा बचाव हो जाएगा। और ये क्या करेगा, सिंगल एग्जामिनेशन जो होगा, सिर्फ एक ही एनआरए जो सीईटी का एग्जाम कराएगा, उससे काफी ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन को जो सच कैंडिडेट्स, यानी कि ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते इतने मल्टीपल एग्जाम में इतने फॉर्म्स फिल करना, उनको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है ये। अब इसमें बात आती है, इसमें एक वैलिडिटी का कॉन्सेप्ट है, वैलिडिटी ऑफ सीईटी स्कोर। ये क्या है, इसको हम जान लेते हैं कि मान लीजिए आपने 2020 में सीईटी का एग्जाम दिया और इसमें आपके मार्क्स आ गए 100, ये सिर्फ एज्यूम कर लीजिए, तो ये जो आपका स्कोर है ये अगले 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो अगर आप मान के चलिए 2021 में किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप 2020 के इस स्कोर के बेसिस पे 2021 में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो देख सकते हैं आप कि बेस्ट ऑफ वैलिड स्कोर्स। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं कैसे है, कि मान लीजिए 2020 में जो आपने एग्जाम दिया था उसमें आपके आए थे 100 मार्क्स, 2021 में आपने एग्जाम दिया, आपके आए 90 मार्क्स, तो आपका जो ये 100 मार्क्स है वो 2021 वाली वैकेंसी में कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्या मैं आपने 2021 का एग्जाम दिया तो ये आपका नल नहीं हो जाएगा ये एग्जाम, ये जो आपका स्कोर है ये कंसीडर किया जाएगा। ये काफी अच्छी चीज है कि आपके 3 साल का जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको आपके करंट स्कोर की तरह देखा जाएगा। एक चीज इसमें, एक और चीज है कि इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर नहीं होने वाला है। जैसा हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी या फिर दूसरे एग्जाम्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके डिसाइडेड होते हैं, यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स आपके डिसाइडेड हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस एग्जाम में जो एनआरए कंडक्ट कराएगा। लेकिन इसमें हाँ, अपर एज आपकी डिसाइडेड होगी, लेकिन वो क्या अपर एज होगी अभी वो बाद में नोटिफिकेशन के द्वारा बताया जाएगा। लेकिन ये चीज क्लियर है कि इसमें अपर एज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। और इसमें एक और चीज है कि एज में रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको जरूर मिलेगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके तहत में मिलेगा। अब जो ये सीईटी का जो एग्जाम होगा ये किन लैंग्वेजेस में कराया जाएगा, तो इसको अभी क्लियर कर दिया गया है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस होंगी। और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा स्टेप है। हम सभी जानते हैं कि कई बार रीजनल लैंग्वेज के कारण में या लैंग्वेज बैरियर के कारण में कैंडिडेट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और वो अपने आप को हेजिटेशन में रहते हैं। तो ये उस बैरियर को तोड़ने में, रीजनलिज्म जो बैरियर है स्पेशली जो जॉब सेक्टर में, उसको तोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये काफी अच्छा स्टेप है सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसमें जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने बताया कि जो हमारा जो 8th शेड्यूल है उसके अंदर वैसे तो दोस्तों की 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, लेकिन उन 22 में से 12 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया गया है कि 12 लैंग्वेजेस में ये सीईटी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अब ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा कि 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, लेकिन जो एनआरए एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो उन्हीं 8 शेड्यूल में से चुनी गई, 8 शेड्यूल की में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से ही जो चुनी गई 12 लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट कराएगा। अब हर जगह यही बताया जा रहा है कि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो काफी तेज हो जाएगा, काफी फास्ट हमारी रिक्रूटमेंट होने लग जाएगी, हमारी एजेंसीज काफी तेजी से काम करने लग जाएंगी, टाइम जो साइकिल होता है, रिक्रूटमेंट साइकिल है, उसको बहुत ही कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। मैं शुरू से हमेशा बार यही कहता हूं कि ये इम्प्लीमेंटेशन पे पूरा डिपेंड करता है। मान लीजिए एनआरए ने तो एग्जाम कंडक्ट करा दिया, लेकिन उसका क्या होगा जब दूसरी जो रेस्पेक्टिव एजेंसीज हैं वो ही टाइम बाउंड होके या फिर अपने साइकिल में एग्जाम कंडक्ट ना करा पाए, तो इसके लिए क्या मैकेनिज्म कुछ बना रखा है या नहीं बना रखा। इसके लिए रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस हैं, जजमेंट हैं, वो होने के बावजूद अभी भी हम उस साइकिल को पूरा नहीं कर पा रहे, तो क्या सिर्फ एक एजेंसी बन जाने से हम तुरंत उस चीज में फुलफिल कर लेंगे? ये देखने वाली बात है और इसको इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट का ये स्टेप काफी अच्छे डायरेक्शन में है। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो जाए तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि इसका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके कारण में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा रिक्रूटमेंट साइकिल को। अब ये देखने वाली बात है कि उनका सिग्निफिकेंटली का मतलब क्या है। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एनआरए ने तो एग्जाम कंडक्ट करा दिया, लेकिन जो सेकंड स्टेज का एग्जाम है वही रेस्पेक्टिव एजेंसीज ना करा पाए, फिर उसका क्या होगा। और गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि कई सारे डिपार्टमेंट तो ये कह रहे हैं कि हम सेकंड लेवल का एग्जाम ही नहीं कराएंगे, सीधा सीईटी का एग्जाम कराएंगे, उसके बाद में फिजिकल टेस्ट और एक मेडिकल एग्जामिनेशन करा लेंगे। अब ये कितना जो पेपर वर्क है ये प्रैक्टिकल में कितना आता है हमें ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात फिक्स है, अगर इसका 50% भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो रिक्रूटमेंट साइकिल है इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज का जो वो काफी कम होगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार संज्ञान लिया और कई बार उन्होंने नोटिस भी जारी किया, कई बार गाइडलाइंस जारी करी कि आपका जो रिक्रूटमेंट साइकिल है वो कम होना चाहिए और
अगर ये कहीं ना कहीं किसी से अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया, हमारा जो यूथ है उसको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है और ये आगे आने वाले टाइम में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी न्यूज। आपको ये कैसी लगी वीडियो, अगर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपको अगर एनआरए जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके इसके बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं। मुझे जितना जानकारी थी मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।